वीडियो में हम यूरोप में पुनः जागरण यानी रेनेसा कैसे फैला, इसके क्या कारण थे, इसके क्या प्रभाव थे, इसकी चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये हम हिस्ट्री में हमने पढ़ा था और हिस्ट्री में हमें पढ़ना है। सो आपको याद होगा कि ये चैप्टर हमने 11th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा था। सो उसका लेवल बहुत कम था, बट हमें बीए की 3rd ईयर में, जिसकी वीडियो एक मैं पहले भी डाल चुकी हूँ सिलेबस की वीडियो, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली 3 टॉपिक कवर करने हैं, जैसे कि फर्स्ट रेनेसा जिसे पुनः जागरण कहा जाता है, सेकंड हमारा है वो है धर्म आंदोलन, और थर्ड है हमारा ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, ठीक है। तो इसमें अब मैं फर्स्ट टॉपिक ले रही हूँ, जिसके बिहाफ पर 4 वीडियोस बनेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सो आप स्टेप बाय स्टेप हर वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पुनः जागरण की बात कर रहे थे, रेनेसा जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसके कारण, इस वीडियो में पार्ट 1 में इसके कारण और इसका मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है पुनः जागरण की, इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पुनः जागरण बेसिकली यूरोप में हुआ था, ठीक है। इटली में ये हुआ था पुनः जागरण। सो ये क्या था और जो स्कॉलर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये क्या था, ठीक है, और इसके कारण क्या थे, इसकी हम चर्चा करते हैं। यूरोप, चलिए मैं रीड आउट करती हूँ। यूरोप का मध्यकाल कोई पूर्णतः अंधकार युग नहीं था, किंतु इस काल के अंत के आसपास ऐसी परिस्थितियां जरूर पैदा हुईं जिन्होंने मनुष्य को चेतनायुक्त बनाया, ठीक है। यही चेतना पुनः जागरण कहलाती है। पुनः जागरण कोई राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन नहीं था, यह पुनः जागृति को एक मनोदशा थी, यानी पुनः जागृत हो जाना, यानी पुनः जाग जाना, ठीक है। स्किव इतिहासकार जैकब बुटहार्ट्स की कृति सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली के प्रकाशन 1860 के साथ यह मान्यता अपने चरम शिखर पर पहुंच गई कि पुनः जागरण एक लंबी नैतिक एवं बौद्धिक जड़ता के बाद अस्तित्व में आया और मानव चेतना के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था, और इसमें इटली की भूमिका सार्वजनिक थी। परंतु अब बुटहार्ट की मान्यता के विपरीत यह मत स्वीकार किए जाने लगा कि पुनः जागरण एक पूर्णतः नए ऐतिहासिक आंदोलन की बजाय तत्कालिक मानसिक स्थिति को ही कहीं ज़्यादा व्यक्त करता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि मानसिक स्थिति, चेतना, ठीक है, यानी मानव के अंदर जो उस टाइम का जो यूरोप था वो कैसा था, सामंतवादी प्रथा से जकड़ित था, ठीक है, और चर्च का ज़्यादा दबदबा था। तो धीरे धीरे उसमें मतलब उनके जो यूरोप वासी थे उनके दिमाग में एक ऐसी बात आ गई कि ये चर्च है हमारा मिसयूज़ कर रहा है, और जो ये सामंतवादी, जो सामंती हैं लोग, जो राजा है वो बहुत ही ज़्यादा हमारा शोषण कर रहा है, हमारा फ़ायदा उठा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूरोप वासियों के अंदर एक पुनः जागृति की मनोदशा पैदा होती है, ठीक है, उसको ही पुनः जागरण कहा गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होना, नए नए आविष्कार होना, और जो बाइबल थी उसको, जो वो लैटिनी भाषा में लिखी गई थी, उसको आम बोलचाल वाली भाषा में उसका ट्रांसलेशन करना, उसका अनुवाद करना, लोगों तक, मध्य वर्ग लोगों तक बहुत सारी बातें पहुंच जाना, फिर लोगों का विरोध करना ही पुनः जागरण कहलाया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके प्रभाव ये है कि जो चर्च का जो इतना दबदबा था पूरी यूरोप पर, इटली पर, और इटली के बहुत हिस्सों पर और यूरोप के बहुत देशों पर, तो वो धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। तो इसको विस्तार से करते हैं हम। प्राचीन युग की उन्नत यूनानी एवं रोमन सभ्यता जो मध्यकाल में लुप्त प्राय हो चुकी थी, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण पुनः जागरण काल में फिर से सजीव हो उठी। इस युग में पुनः उन आदर्शों तथा मूल्यों को महत्व दिया गया जो मध्यकाल में निर्णय समझे जाते थे, जैसे कि लौकिक जागृत के प्रति
आस्था, मानवतावाद का विकास, रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क की महत्ता, प्राकृतिक सौंदर्य की अनुमति और पुनः जागरण काल में पुनः महत्वपूर्ण हो गए। इतिहासकार पी स्मिथ ने ऐसा ही माना। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार पुनः जागरण का आरंभ यूरोप इतिहास की कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पूर्व चिन्ह पहले से मौजूद थे। 14वीं शताब्दी से पहले भी समय समय पर सामूहिक मानसिक उद्योग, चिंतन और मगन के उदाहरण मिलते हैं। पुनः जागरण से पहले भी कम से कम 2 आंदोलन हुए। इसमें एक कैरोलियन पुनः जागरण है जो 9वीं शताब्दी में हुआ। इसके माध्यम से 5वीं और 6वीं शताब्दी के बर्बर आक्रमणों के बाद पुनः लैटिन का समुचित अध्ययन शुरू हुआ। सो बेसिकली ये बात की जा रही है क्या, जो पुनः जागरण था उसके कुछ जो चिन्ह थे, ये एक ऐसी कोई घटना नहीं थी जो अचानक हो गई जी, नहीं। ये जो एक कोई आंदोलन भी नहीं था, ये एक ऐसी परिस्थिति थी जो धीरे धीरे होती गई, ठीक है। सो इसके कुछ जो पार्ट्स हैं वो हमें हिस्ट्री में भी मिलते हैं, तो ये थोड़ी चर्चा की गई है। सो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि वस्तुतः पुनः जागरण पिछली कई शताब्दियों का परिणाम था। पुनः जागरण की प्रक्रिया अचानक ही प्रारंभ नहीं हुई, बल्कि मध्यकाल में अर्क निद्रा से उठने के निरंतर प्रयत्न हो रहे थे। इस क्षेत्र में फ्रांस के पीटर आवेलार, इंग्लैंड के रोजन बेनर, ये कुछ ऐसे प्रशासनीय कुछ राजा थे। सर्वप्रथम उन्होंने अंधविश्वास यानी इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है, ठीक है। सो हम थोड़ा सा अलग बिहाफ पे पढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से तिथि निर्धारण वास्तव में इतिहास तो इसकी हमने पृष्ठभूमि पढ़ी। अब इसका हम मेन मीनिंग जानने की बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। पुनः जागरण शब्दावली में उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों का बोध होता है जो मध्य युग के अंत में दृष्टिगोचर हो रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के आरंभ तक के बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश है, ठीक है। परिवर्तनों से तात्पर्य सामंतवाद की अवनति यानी सामंतवाद प्रथा का समाप्त हो जाना, प्राचीन साहित्य का अध्ययन शुरू हो जाना, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान होना यानी नए नए राज्य बनना, आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ होना यानी जो विज्ञान क्षेत्र था उसमें बहुत ही ज़्यादा आविष्कार किए गए और ज़्यादा गतिशीलता आ गई, और गतिशील अक्षरों, बारूद और कुतुब नुमा का आविष्कार होना। मैं आपको बताऊंगी कि कुतुब नुमा क्या था, और नए व्यापारिक मार्गों की खोज होना, ठीक है, तथा प्रारंभिक पूंजीवाद का आरंभ होना यानी जो पूंजीवाद था यानी जो लिबरलाइजेशन था उसको भी ज़्यादा महत्व दिया गया। और इतिहासकार डेविस के शब्दों में पुनः जागरण यानी मानव के स्वतंत्र प्रिय साहसी विचारों को जो मध्य युग से धर्मकारियों द्वारा जकड़े व बंदी बना दिए थे वह व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये सारी जो विचारधारा थी ये समाप्त हो चुकी थी। फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार जूल्स मिशेलेट ने पुनः जागरण की व्याख्या करते हुए 2 ऐसे व्यापक आयामों की ओर संकेत किया है जिसमें पुनः जागरण के सुधारवादी समग्र प्रयत्न आ जाते हैं। ये 2 आयाम है दुनिया की खोज और मनुष्य की खोज। जी हाँ, यूरोप में इस पुनः जागरण जिसे रेनेसा कहा जाता है इसको दुनिया की खोज माना गया और मनुष्य की खोज माना गया। दुनिया की खोज से तात्पर्य 15वीं और 16वीं शताब्दी
कि उन भौगोलिक उपलब्धियों से है, ठीक है, जहाँ जो कि धीरे धीरे जो मानव था वो पहले क्या था कि पहले समुद्र यात्रा करना मना था, ठीक है, कि समुद्र में राक्षस रहते हैं और ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हम समुद्र से आगे नहीं जा सकते। बट स्टिल ऐसा नहीं हुआ। फॉर द एग्जाम्पल कोलंबस जिसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, उसके बाद वास्को डी गामा जिसने नए नए देश खोजे कि ये था, ये था, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अब मानव इतना एबल हो चुका था कि वो समझा जा चुके कि उसके साथ गलत हो रहा है, और वो अपने जो गलत हो रहा है अपने अधिकारों के प्रति, अपने मतलब एक उसकी जो मेंटालिटी वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी, ठीक है। इसको ही पुनः जागरण हम मान सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने अंटार्कटिका, प्रशांत एवं हिंद महासागरों को व्यापार के लिए खोला, ठीक है। तो पुनः जागरण की वजह से नए नए खोजें हुई, नए नए व्यापारिक मार्ग भी सामने आए। सो हम यहाँ पर हैं अभी। और पुरानी दुनिया के लोगों को अमेरिका की नई दुनिया, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का परिचय दिया। जी हाँ, मैं आपको बता चुकी हूँ। मनुष्य की खोज के अंतर्गत मानव शक्ति के उस पक्ष को लिया गया है जिसके द्वारा मध्यकालीन पोपशाही को अब अस्वीकार किया। अब यहाँ पे पोप यानी जो पोप के अकॉर्डिंग यहाँ पे चर्च आ जाता है, ठीक है। तो चर्च के जो पंडित थे जिसे हम पोप कहते हैं, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग लोगों ने उसको अस्वीकार किया है कि तुम गलत हो, क्योंकि वो बाइबल को गलत तरीके से प्रेजेंट करते थे, ठीक है, गलत तरीके से समाज में दिखाते थे, जो कि गलत था। उसके बाद आता है हमारा मनुष्य की खोज के अंतर्गत मानव शक्ति उस पक्ष को लिया गया जिसके द्वारा मध्यकालीन पोपशाही को अस्वीकार किया गया तथा विकसित एवं स्वतंत्र दृष्टि का अवलंब किया। विद्वान लेखक हेनरी एस लुकस के अनुसार पुनः जागरण से तात्पर्य मध्यकालीन विचारों के तरीकों में परिवर्तन से है। लेखक आगे लिखता है कि पुनः जागरण शब्द का अर्थ सभ्यता के पुनः जागरण से नहीं, अपितु इसका अर्थ इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 1300 ईस्वी के बाद इटली में विकसित हुए तथा 1600 ईस्वी के पूर्व यूरोप के अन्य भागों में फैले, ठीक है। पुनः जागरण को परिभाषित करते हुए इतिहासकार फिशर लिखते हैं कि मानवतावादी आंदोलन का आरंभ धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, स्थापत्य एवं चित्रकला का नया स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छापे खाने का आविष्कार, ठीक है। सो धीरे धीरे यूरोप में छापा खाना, जिससे जो सारी बुक्स और जो धीरे धीरे बाइबल को अनुवाद करके होने लगा, तो उसका आविष्कार भी हुआ। सांस्कृतिक नव जागरण कहते हैं इसको। इतिहासकार सीमोंट एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग पुनरुत्थान की व्याख्या करते हुए लिखते हैं यह एक आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिमी के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं लास्ट। हम पुनः जागरण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। पुनः जागरण एक ऐसा बौद्धिक और उद्धार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हुआ, ठीक है। यानी जो पुराना यूरोप था वो बदल कर नया हो गया, ठीक है। सो पुराना यूरोप बदल के नया कैसे होगा? जो पुरानी विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, रूढ़िवादी जो मेंटालिटी थी, वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है। और यहाँ पर पूंजीवाद, एक उदारवाद शुरू हो गया था जिसके अकॉर्डिंग जो मनुष्य था वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने आविष्कारों के प्रति और ज़्यादा चेतना और ज़्यादा बौद्धिक और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। बेसिकली हम इसको पुनः जागरण कह सकते हैं। सो परिणाम स्वरूप मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन और नए अग्रसर हुआ तथा मानव जीवन में
जन्म लिया उसने, ठीक है। परिणाम सॉरी मानव सॉरी 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 मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन आरंभ हो पाया, जो उसे युग की कला, साहित्य, दर्शन और एक विज्ञान क्षेत्र में हम उपलब्धि कह सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर पुनः जागरण ये था, ठीक है। इसकी हमने मीनिंग पढ़ा। अब इसके कारण क्या थे हम इस पर भी चर्चा करते हैं। तो कारण 5 कारण मेनली आ जाते हैं हमारे पास, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन कारण हमारे पास 5 कारण है, जिसमें हमारा पहला है धर्म युद्ध, ठीक है। तो धर्म युद्ध हमारा आ जाता है। अब इसके धर्म युद्ध क्या था, तो इसके डिटेल से हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा समझिए। सो यहाँ पर एक सेकेंड। तो धर्म युद्ध हमारा फर्स्ट रीजन था रेनेसा होने का। तो 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में लड़े गए युद्ध, यानी युद्धों में जो ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल, जिसको जेरूसलम कहा गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा जी, ईसाई धर्म का जो पवित्र तीर्थ स्थल था वो था जेरूसलम, ठीक है। जेरूसलम को लेकर मुसलमानों, जो कि कौन से मुसलमान थे, ये तुर्क थे, ठीक है। जैसलुक तुर्कों के बीच हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस्लाम और जो ईसाई धर्म है उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। इसको ही धर्म युद्ध, ठीक है, इसको ही कहा गया है। तो ये इसको हम क्रूसेड धर्म युद्ध भी कह सकते हैं, ठीक है। क्रूसेड इसको बोला गया है के बीच हुए धर्म युद्ध, जिसको क्रूसेड की संख्या दी गई। इन धर्म युद्धों के कारण यूरोप वासियों का पूर्व से लोगों को जो ज्ञान का प्रकाश अलौकिक हो। जी हाँ, यहाँ जैसे कि अब जो दो धर्म या फिर दो जो अलग अलग देश के लोग हैं वो आपस में मिलते हैं, जो वो किसी भी कारण से मिले, चाहे वो अपनी रिश्तेदारी से मिले, चाहे वो युद्ध के अकॉर्डिंग मिले, तो कुछ ना कुछ तो वो एक दूसरे से सीखेंगे ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो यूरोप वासी थे उन्होंने पूर्व यानी उत्तर दक्षिण पूर्व यानी जो सऊदी अरब के लोग थे, जो मोमडन्स थे ना, तो उनसे बहुत कुछ सीखा। तो इसके अकॉर्डिंग जो यूरोप वासी थे, जो इटली के जो यूरोप वासी थे, उनके अकॉर्डिंग जो उनको बहुत ज़्यादा उनकी दिमाग तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला कि अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी। आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताती हूँ। फॉर द एग्जाम्पल इनके साथ दोनों संपर्क में आए, ठीक है। यह जो ज्ञातव्य है कि पूर्वी देशों के अरब लोगों ने यूनान और भारतीय सभ्यताओं के संपर्क में अपनी एक समृद्ध सभ्यता को विकसित कर लिया था। धर्म युद्धों ने यात्राओं और भौगोलिक अध्ययन को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। जैसे कि धर्म युद्ध हुए तो लोगों ने युद्ध करने के लिए समुद्र से बाहर जाना सोचा, नए नए व्यापारिक खोजों की खोज करी। इसी के अकॉर्डिंग जो यूरोप वासी थे वो अरब लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने बहुत कुछ उनसे सीखा। इसी कारण यूरोप के लोगों ने लंबी यात्राएं की। इसीलिए धर्म युद्धों में भाग लेने वाले व्यक्ति नए नए लोगों से मिले और उन्होंने नए नए विचार को ग्रहण किया। जो लोग धर्म युद्धों से लौटे उनका बौद्धिक क्षितिज अधिक विकसित हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो अपने सीमित जीवन से वो अरुचि हो गई। जो उनकी एक मतलब उनका जो जीवन था पहले यूरोप वासियों का बहुत सीमित था, बहुत ज़्यादा लिमिट था। लेकिन अब जो उन्होंने युद्ध करा और बहुत कुछ लोगों से ऐड लिया, ठीक है, एडवांटेजेस ऐड किए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास मध्य युग में सामान्यतः लोगों को यह विश्वास था कि व्यक्ति को परलौकिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं मतलब जो जीवन की जितनी आवश्यकताएं थी ना वो सब पर चर्च और मतलब यूरोप की बात की गई है यहाँ पे। जी हाँ, जो पहला का यूरोप था वो मतलब आप सीमित हो
और आपकी जो आवश्यकताएं वो चर्च ही देता है, चर्च को ही आपको सब कुछ समर्पित करना है, ईसाई धर्म ही सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो ये सब था। लेकिन अब जो धीरे धीरे लोग इससे थोड़ा दूर हटकर कुछ और सोचने लगे, तो उन्होंने बाहरी दुनिया को देखा कि अच्छा ये यहाँ पर भी ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ अलग होता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें थी ये उनके दिमाग में चलती रही। एक दूसरी सभ्यता के संपर्क में आने से नवीन अनुभव प्राप्त हुए, जिसके कारण जो लोग लौटे थे ना, लोगों ने इस विश्वास का खंडन किया। किस विश्वास का? कि चर्च विश्वास का, कि सब कुछ आप चर्च के लिए ही बने हो और चर्च को ही आप समर्पित हो जाओगे। ये जो आइडियोलॉजी थी ये थी पहले। तो इसका लोगों ने विरोध किया, ठीक है। किन लोगों ने? ये यूरोप वासियों ने इसका विरोध किया, ठीक है। तो जो इसका मस्तिष्क पर जो चर्च था ना हावी, तो वो धीरे धीरे थोड़ा कम पड़ने लगा, ठीक है। तो धर्म युद्ध यूरोप की अलगाव की समाप्ति में सहायक सिद्ध हुए, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ अरबी अंक और बीज गणित और कागज और यंत्र पश्चिमी यूरोप में धर्म युद्धों के माध्यम से ही पहुंचे, ठीक है। सो ये जो अगर हम कागज का आविष्कार माने ना, ये पहले चाइना में हुआ था, ठीक है। तो चाइना के अकॉर्डिंग ये अरबों में भी आ गया, ठीक है। तो अब तो धर्म अभी यूरोप में ये नहीं गया था, लेकिन धीरे धीरे जब इन्हें पता चला कि कागज़ भी कुछ चीज़ होती है, सो इन्होंने इसको ऐड किया अपने में। तो उनको जो इनका मस्तिष्क था वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो यूरोप में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम उन्नति आई और लोगों ने इन सबको ग्रहण किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड जो आता है रीज़न वो है व्यापारिक समृद्धि, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा कि धर्म युद्ध हुआ तो लोग बाहर गए, ठीक है। अभी तक तो मना था जाना, बट धीरे धीरे वो बाहर गए। तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे, व्यापारिक समृद्धि भी सबसे बड़ा इसका कारण है। जैसे कि पुनः जागरण का एक मुख्य कारण था व्यापार का उदय, ठीक है। यह बताते हुए आवश्यकता नहीं है कि मानव इतिहास की सभ्यताओं एवं संस्कृति का पलवन सदैव ही समृद्धि के द्वारा ही संभव हुआ। जी हाँ, अगर मानव संस्कृति जहाँ देखी गई है तो वहाँ पे समृद्धि भी देखी गई है। जी हाँ, यहाँ पर हमारा मतलब है अमीर जो वर्ग था, यानी जो क्या कह सकते हैं हम, यानी यूरोप में अब जैसे व्यापार जहाँ होगा तो वहाँ पे समृद्धि भी खुद आ जाएगी, ठीक है। व्यापार होगा तो पैसे आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग धर्म युद्धों के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए, ठीक है। कई यूरोपीय व्यापारी जेरूसलम एवं एशिया माइनर की तटों पर बस चुके थे। अब धीरे धीरे जब व्यापार है तो व्यापारिक गतिविधियां होने के साथ साथ व्यापारिक वर्ग भी बढ़ने लगा, ठीक है। परिणाम स्वरूप व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसके अकॉर्डिंग पुनः जागरण की भावना को ज़्यादा सहायता मिली, ठीक है। व्यापारिक समृद्धि में पुनः जागरण के 4 प्रकार सहयोग है। फर्स्ट, यूरोपीय व्यापार के सिलसिले में विभिन्न देशों में पहुंचे, ठीक है, जहां वे नए नए विचारों को उन्होंने ग्रहण किया और प्रगतिशील तत्वों से परिचित हुए। जब वे अपने देश वापस लौटे तब नए विचारों को अपने साथ लेकर आए। सेकंड, व्यापार के विकास के नए नए नगर जैसे कि वेनिस, विलान और अंगलवर्ग और नुरेमबर्ग जैसे जो नए नए जो राज्य थे, नए नए जो जगह थी, उनको वो ज़्यादा उनकी खोज की जाने लगी, जिन्होंने मनुष्य के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। यूरोप के नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बनने लगे अब, ठीक है। अब जब यहाँ से जिस जगह तक व्यापार हो रहा है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, जिससे वहाँ निरंतर विभिन्न देशों में व्यापारिक एवं यात्रियों का आना जाना लगा रहता था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही जिसके कारण विचारों का आदान प्रदान भी संभव हो पाया। उसके अकॉर्डिंग थर्ड आता है, व्यापार के अत्यधिक विकास से व्यापारियों के पास अत्यधिक धन संग्रहित हो गया, ठीक है।
धन इकट्ठा होने लगा। अब जो ज़्यादा अमीर लोग थे वो बनने लगे। उसके बाद आता है हमारा व्यापारी वर्ग ने चर्च की कड़ी कड़ी के क्षेत्र में उच्च कोटि को सृजन और विज्ञान के क्षेत्र आविष्कार किया। जी हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि व्यापारी वर्ग था जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, तो उसने चर्च की आलोचना करी। ठीक है, चर्च की आलोचना करके महत्व को कम करने की कोशिश की, जिसके अकॉर्डिंग जो पोप की जो मान्यता थी वो धीरे धीरे उसकी समाप्ति हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो व्यापारी वर्ग थे, जो सारे व्यापारी समूह थे, उन्होंने चर्च के अकॉर्डिंग विरोध किया कि आप लोग गलत हैं, चर्च गलत था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि चर्च एक ऐसा दबदबा था, क्योंकि हम चर्च किसका था? ईसाई धर्म का। तो ईसाई धर्म ने अपने धर्म को इतना फैला रखा था, इतना डर बिठा रखा था, फॉर द एग्जाम्पल कि आप चर्च को पैसे नहीं देंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, आप मर सकते हो। ठीक है, तो ये जो डर था, इसके अकॉर्डिंग ये डर था ये खत्म होने लगा। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड हमारा रीजन आता है, कारण आता है, वो है कागज और मुद्रण यंत्र। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग होना, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होना, जिसके कारण जो रेनेसां था, जो पुनः जागरण था, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोप वासियों ने कागज बनाने की कला सीखी, जिसके अकॉर्डिंग यानी जो यूरोप वासी थे उन्होंने कागज बनाने की कला भी अरबों से ही सीखी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग शनि यानी धीरे धीरे इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस आदि क्षेत्रों में इन यंत्र का प्रयोग होने लगा और कागज और मुद्रा, ठीक है, मुद्रण यंत्र के आविष्कार के क्रांतिकारी परिणाम हुए, जैसे कि अब अधिक और अपेक्षाकृत कम महंगी पुस्तकें छपने लगी। ठीक है, अब सस्ती पुस्तकें छपने लगी, जिसके कारण जो मध्य वर्ग था यूरोप का, उसको भी पढ़ने के लिए अवसर मिलने लगे। एक अनुमान के अनुसार 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप भर लगभग 1 लाख हस्तलिखित पुस्तकें उपलब्ध थी। मुद्रण का आविष्कार होने के बाद 50 वर्षों के अंदर ही पुस्तकों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो गई। 1 लाख से बढ़कर 90 लाख यानी 90 लाख जो पुस्तकें और छपी, जिसके कारण आप खुद सोचिए कि अब जब लोग किताबें पढ़ेंगे, बाइबल को अच्छे से स्टडी करेंगे, जो बाइबल चर्च हमें दिखाता था गलत तरीके से, तो लोग ये समझेंगे कि वो उनको क्या करना चाहिए, वो किस अधिकार से वंचित हो रहे हैं। ठीक है, जो चर्च का दबदबा है उसको हटाने के लिए पुस्तकें ज़्यादा महत्व उनको मिला। पुस्तकों में ऐसा लिखा, ठीक है, तो लिखा गया। इसके बाद आता है मुद्रित पुस्तकों की दुर्गति की विवरण के साथ नए विश्व की खोज, यूरोपियों बेकन का सत्ता की नहीं, मतलब ऐसी जो आर्टिकल्स लिखे गए, जिसके अकॉर्डिंग जो कुछ स्कॉलर, जो कुछ विचारक थे, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से इलेबोरेट किया, बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखा और सबको सच्चाई दिखाई कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बाइबल थी, जिसको आम लोग नहीं पढ़ सकते थे, जो वो की लैटिनी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, लैटिन भाषा में लिखी गई थी, सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आम भाषा में भी अनुवाद किया गया, बोलचाल वाली भाषा में अनुवाद किया गया, ताकि लोग समझें कि बाइबल का अर्थ क्या है, बाइबल में क्या लिखा गया है। ठीक है, जो कि चर्च गलत तरीके से उसको दिखाता था, तो उसके अकॉर्डिंग ये हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हमारा फोर्थ रीज़न आता है, वो है कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी हम ये भी पढ़ लेते हैं। सो हमारा ये रीज़न है, हमारा फोर्थ रीज़न, 1493 ईस्वी में तुर्कों ने पूर्वी रोमन, ठीक है, पूर्वी रोमन, जिसको हम बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुतुनिया, ठीक है, पर अपना अधिकार जमा लिया था। किसने अधिकार जमा लिया था? तुर्कों ने अपना अधिकार जमा लिया था कुस्तुतुनिया पर। ठीक है, तो वही धर्म युद्ध वाला थोड़ा यहाँ पे हम थोड़ी समानता, सिमिलैरिटी हमें दिखाई देती है। इससे पूर्वी रोमन साम्राज्य के सदैव के लिए पतन हो गया। ठीक है, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसका पतन हो गया। इसके फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप में ज्ञानोदय हुआ। जी हाँ, पश्चिमी दो भागों में यूरोप बट रहा है, पूर्वी और पश्चिम में। ठीक है, तो उसका
पूर्वी में समाप्त होने के बाद पश्चिम में उसका ज्ञानोदय हुआ। इसके प्रभाव एवं प्रसार ने नवयुग के आगमन की सूचना दी। तुर्कों के कुस्तुतुनिया पर अपना अधिकार, उनके अत्याचारों और पूर्वी रोमन साम्राज्य के अवशेषों को खत्म कर देने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। पहला, कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से यूरोप से पूर्वी देशों को जाने वाले स्थल, जो यूरोप से जो पूर्वी देशों को जाने वाले स्थल मार्ग अब अरब तुर्कों को अधिकार हो गया था। ठीक है, चूंकि तुर्क लोग व्यापारियों को लूट लिया करते थे, अंततः यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार बंद हो गया। इसी का अकॉर्डिंग यूरोप में पूर्वी देशों की विलासिता की सामग्री तथा गर्म मसाले की जबरदस्त मांग थी। इसके अकॉर्डिंग अंततः दक्षिणी पश्चिमी यूरोप के लोग ने नए नए मार्ग खोजे। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया है कि जो अब आपका एक रास्ता बंद हो जाएगा तो आप दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करोगे ना। तो ऐसा ही यूरोप वासियों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि तुर्कों ने अपने मार्ग बंद कर दिए, तो यूरोप वासियों ने अपने नए मार्ग खोजे। ठीक है, तो नए मार्ग खोजने के कारण उनका व्यापार और ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग दक्षिणी पश्चिमी यूरोप के लोग नए नए मार्ग खोजने लगे, जिसके अकॉर्डिंग जल मार्ग, ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ जाता है, जल मार्ग खोज निकालने की लिए वो ज़्यादा उग्र हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग ही अमेरिका की खोज की गई। भारत और पूर्वी द्वीपों का जल मार्ग ढूंढकर निकाला। कुस्तुतुनिया पिछले 200 वर्षों से ज्ञान, दर्शन और कला का महान केंद्र था। इस्लाम में नव शिदिश तथा बर्बर तुर्कों के लिए इसकी न कोई उपयोगिता थी और न ही महत्व। फलतः यहाँ से आजीविका की खोज में हजारों यूनानी विद्वान, दार्शनिक एवं कलाकार इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और देशों में चले गए। वे जाते समय प्राचीन रोम और यूनान का ज्ञान, विज्ञान तथा नए चिंतन पद्धति अपने साथ ले गए। अकेला हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अब एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन होने के कारण, जो कुस्तुतुनिया वाला एरिया बंद होने के कारण जो बाकी यूरोप वासी थे वो थोड़ा पलायन हो गए। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही उन नए नए विचारों को उन्होंने और ग्रहण किया है कि नए नए विचार ये होते हैं और ज़्यादा ज्ञान का प्रभाव उनमें देखा गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रीज़न है, वो है मंगोल साम्राज्य का उदय। ठीक है, तो मंगोल साम्राज्य के उदय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है बिकॉज विशाल जो मंगोल साम्राज्य था वो उस अकॉर्डिंग उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा विशाल था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मध्य एशिया विजेता चंगेज खान, ठीक है, तो मंगोल साम्राज्य किससे पहचाना जाता था? चंगेज खान से। तो चंगेज खान के एक मतलब ये जो दरबार था ना उसका, मंगोल साम्राज्य का जो दरबार था, ठीक है, चंगेज खान का, उसको वो इतना अच्छा दरबार था। उस दरबार में इतने जगह जगह के विचारक थे, रूस, पोलैंड, हंगरी आदि लोग के इतने अच्छे अच्छे विचारक शामिल थे, जिसके अकॉर्डिंग धर्म प्रचारकों, व्यापारियों का केंद्र था। तो मंगोल राजसभा, पोप के दूतों, भारत के बौद्ध भिक्षुओं, इवन भारत भी इसमें इंक्लूड थे, पेरिस, इटली तथा चीन के दस्तकारों, भारत के गणितज्ञों और ज्योतिषों आदि सब वहाँ पे सम्मिलित थे। इस अवधि में पिकिंग, केम्बुल और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गए थे। ये मतलब एक अच्छे दरबार जो था वो एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुका था, जहाँ पे नए नए जगह से, अलग अलग अनेक देशों से लोग आके जमा होते थे। इस युग में पूर्व एवं पश्चिमी का वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। यहाँ पर संपर्क, विचार विनिमय और ज्ञान के आदान प्रदान से यूरोप को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। ठीक है, तो वहाँ पे यूरोप के जो विचारक थे वो भी गए। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर वेनिस यात्री मार्को पोली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप आंसर में ही लिखिएगा मार्को पोली तो आपको नंबर डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है,
कुबलाई खां के दरबार में 1272 ईस्वी में गया था। वहां से लौटकर उसने अपनी यात्रा का विवरण लिखा। तो यहाँ पर उसके यात्रा विवरण यानी जिसको यात्रा वृत्तांत कहा गया है, यूरोप वासियों को वो मिले तो उनको बहुत अच्छा लगा उनको, और उनके जो ज्ञान था और उनका ज्ञान बढ़ा, ठीक है, कि ये सब होता था उसमें। तो इसके अकॉर्डिंग ही मंगोल साम्राज्य के संपर्क से यूरोप को कागज और मुद्रण, कुतुबनुमा और बारूद का सर्वप्रथम जानकारी मिली, ठीक है। तो मंगोल साम्राज्य से ही उसके मार्कोपोली के, क्योंकि मार्कोपोली गया था मंगोल साम्राज्य के दरबार में, ठीक है, यानी चंगेज खान के दरबार में। तो जब वो वापस लौटा तो उसने यूरोप वासियों को बताया कि वहाँ पर बारूद और कुतुबनुमा, कागज, मुद्रण ये सब है। तो उन लोगों को ज़्यादा जानकारी बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मौलिक ज्ञान के रूप में बल्कि दूसरे जातियों द्वारा प्राप्त ज्ञान यहाँ पे हमें दिखाई देता है, ठीक है। सो यहाँ पर इतिहास में मंगोलों का काफ़ी महत्व दिखाई दिया। सो यहाँ पर हमारा जो हमारे 5 कारण थे वो ख़त्म हो चुके हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः जागरण इटली में ही क्यों हुआ इसकी चर्चा करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।